माई क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आप समीक्षा अधिकारी 2025 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको अदर सब्जेक्ट्स प्लस उसके साथ एक करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा एरिया उसमें कवर होता है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो सब मैंने लास्ट वीडियो में बात कर रखी है। अब मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी थी, क्रॉनिकल समसामयिकी की क्रॉनिकल। ये बुक मंथली आती है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अभी से लेके जैसे कि 25 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का ये करंट अफेयर्स प्लस आपको उससे पीछे के 3 से 4 महीनों का करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। मैं मार्च से, ठीक है, मार्च का जो करंट अफेयर है इसके पहले वाला मैं आपको आगे प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी से अब हमारा क्या, हमारी जो रणनीति होगी वो क्या होगी, अभी से हम इसको एक एक करके तैयार करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मार्च वाला है, ठीक है, मार्च वाला, तो मैं ये आपको 2 से 3 वीडियो में कोशिश करूँगी, मैं 2 ही वीडियो में या 2 से 3 वीडियो में मैं आपको इसका जो सार है, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगी कि आपको इस बुक को पढ़ना कैसे है। और आप सिर्फ इस बुक से हर महीने से इससे पढ़ के आप पूरी तरीके से करंट अफेयर वाला एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बताऊंगी आज आपको तरीका और आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका ये क्रॉनिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के ये जो पेजेस हैं स्टार्टिंग के, ठीक, इसमें आपकी राष्ट्रीय जितनी भी न्यूज़ है, ठीक है। फिर आपकी कला संस्कृति है, आर्थिकी जितनी इकोनॉमी से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ दी हुई है। पहले हम इन्हें एक एक करके ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी दी हुई है और पर्यावरण पारिस्थितिकी दिया हुआ है। फिर है आपका रिपोर्ट और सूचकांक, ठीक है। उसके बाद आपकी है योजना और कार्यक्रम। नेक्स्ट है आपका क्या, बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा से संबंधित और उद्योग व्यवसाय से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं, उन्हीं का सार दिया है, ठीक है। फिर आपको डेटा, क्या कौन कौन से डेटा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बेनिफिशियल प्लस खेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना बाकी वाले वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर वो आप अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहेंगे या फिर मैं उसका भी आपको डिटेल बता दूंगी। बट ये जो इतना एरिया है इसे आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करेंगे, चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम एक एक करके सभी पे डिटेल में बात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, आपको बुक को किस तरीके से पढ़ना है, आपको बुक को मैं आप तक प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। आपको बुक को ऐसे पढ़ना है कि मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, डिटेल पता होनी चाहिए, प्लस डिटेल के साथ आपका फोकस सिर्फ मेन एरिया पे होना चाहिए। आपका फोकस 10 जगह नहीं होना चाहिए ना, पूरा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बस उन्हीं पे बात करनी है। स्टार्ट करते हैं खेल से। सबसे पहले दिया हुआ है ICC अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025, ठीक है। सबसे पहले इसमें दूसरा ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन, ठीक। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है ये किस नंबर का है, ये दूसरा है ना, ICC अंडर-19 महिला T20 ये दूसरा है, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में हुआ था, ठीक, मलेशिया में हुआ था। और अब आपसे कथन कारण के क्वेश्चन पूछता है तो आपसे उसकी डेट भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये भी एक हल्का सा अपने माइंड में याद रखना है कि 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। बट आपको ये कौन सा संस्करण है, तो दूसरा है, मलेशिया में आयोजित हुआ था, ये ज़रूर याद रखना है। फिर है, ठीक, इसका विजेता कौन था, तो विजेता थी भारतीय महिला टीम, है ना। किसको हरा के इसने जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के, ठीक है। कभी कभी आपसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद यहाँ पे दिया है पुरस्कार, ठीक है ना, पुरस्कार और विजेता। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये भारत से दिया गया है और ये
गोंगाडी त्रिशा को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी आईसीसी अंडर 19 महिला T20 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? गोंगाडी त्रिशा को। ठीक, फिर पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2023 में हुआ था। उसमें भी भारतीय महिला टीम विजेता थी, ठीक है ना, इंग्लैंड को हराकर जीता था। अब यहाँ से आपका दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, पहले वाला इन्होंने इंग्लैंड को हरा के और दूसरा वाला इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता था। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, है ना। उसके बाद यहीं पे मैंने एक चीज़ और यहाँ पे दे दी है, उसे भी ऐड कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। तो ये छोटी छोटी एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद बीसीसीआई नमन अवार्ड 2025, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में। देखिए कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट, है ना, कंट्रोल क्रिकेट, जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके तहत कुछ अवार्ड दिए जाते हैं जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है ना। चलिए इसके अवार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, आपसे यहाँ पे देखिए मैंने सारे उसको टिक नहीं किया है, बट आपके जो मेन है, जितना आपको फोकस करना है आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जैसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये सचिन तेंदुलकर, सी के सचिन, सी से सचिन, सी के सचिन और सीके नायडू, ठीक। उसके बाद पाली उमरी गर्ग पुरस्कार दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। पाली उमरी गर्ग पुरस्कार किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे आपको सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस याद रखने हैं। और आयोजन कहाँ हुआ था बीसीसीआई नमन अवार्ड्स का? तो मुंबई में। आजकल आपसे आयोजन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहा है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025, ठीक। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो चीन के होइलोंग जियांग प्रांत में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चीन के होइलोंग जियांग प्रांत में इसका आयोजन हुआ था, नवे एशियाई। तो आपकी एशियाई शीतकालीन गेम्स जो हैं वो किस नंबर के थे? 9वें नंबर के थे। ये भी आपको याद रखना है। आयोजन चीन में हुआ था 7 से 14 फरवरी। शुभांकर क्या है? बिनबिन और निनी। शुभांकर क्या है? बिनबिन और निनी। और जो प्रतिभागी टीमें हैं वो 34 हैं, ठीक। दोनों चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघ हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि बिनबिन और निनी क्या है? तो ये एक बाघ हैं, ठीक। बिनबिन आइस खेलों का शुभांकर है और निनी स्नो खेलों का शुभांकर है। फिर है सदी का सपना एशिया के बीच प्यार, ये इसका नारा है एशियाई गेम्स का, ठीक है, शीतकालीन गेम्स का। शीर्ष स्थान चाइना ने ही प्राप्त किया है 85 पदक के साथ, ठीक। दूसरा और तीसरा स्थान मिला है कोरिया और जापान को। तो यहाँ पे आपको शीर्ष स्थान याद रखना है कि चाइना ने 85 पदक प्राप्त किए हैं, भारत को कोई भी पदक नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको कैसे याद रखना है, आपसे कथन कारण में दे देगा और सबके पदक देगा, प्लस भारत से भी दे देगा कि भारत ने भी इतने पदक जीते। लेकिन अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस बात पे करना है? एक तो इनके शुभांकर पे करना है कि ये क्या है? बाघ है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, कहाँ पे ये हुआ आयोजन ये याद रखना है, प्लस भारत ने इसमें एक भी पदक नहीं जीता है। ये आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आपसे कथन कारण में क्वेश्चन देगा तो आपको ज़रूर उसमें ऐड कर देगा कि भारत ने इतने पदक जीते, ठीक। बट आपको पता होना चाहिए कि एक भी नहीं जीता। और भारत की तारा प्रसाद को महिला स्केटिंग में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और 10वें वाले कहाँ होंगे? सऊदी अरब में, छोटा सा इसे भी ध्यान में रखिएगा। फिर एशियाई शीतकालीन गेम्स, ठीक, एशियाई ओलंपिक परिषद, है ना, यहाँ पे दिया है। तो ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं ये हर 4 साल में इनका आयोजन होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक। यहाँ पे क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेल। देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रीय खेल 2025, ठीक, में आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के 12 शहरों में इसका आयोजन किया गया। जो नेशनल गेम्स हैं वो किस नंबर के हैं? 38वें हैं, ठीक। स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, है ना, के कुल 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल, यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये 38वें नंबर का है नेशनल गेम्स और उत्तराखंड के 12 शहरों में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून में किया था। ये भी आपको याद रखना है। जब आपके देश के
जो शीर्ष हैं यानी कि जो लीडर हैं उनके द्वारा किसी भी चीज़ का आयोजन वो उद्घाटन किया जाता है, समापन किया जाता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समापन समारोह उत्तराखंड पे हुआ था, है ना, ये भी याद रखना है। उसके बाद शुभांकर इसका क्या है, मौली, मोनाल नामक पक्षी है, उत्तराखंड और हिमाचल का राज्य पक्षी है। अब यहाँ पे आपसे 38वें राष्ट्रीय खेल को ना मेंशन करते हुए ऐसे ही पूछ लेगा कि मौली क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड और हिमाचल का राज्य पक्षी है। फिर इसकी थीम है ग्रीन गेम्स, स्थिरता पर ध्यान। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि अगला संस्करण इसका कहाँ पर होगा, तो मेघालय में होगा 2027 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब इसमें देखिए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसने सबसे ज़्यादा जो है बाजी मारी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेम्स का। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है आपका आगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण जो है कहाँ, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। ठीक है, 23 से 27 जनवरी 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संपन्न हुआ। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये पहला चरण है ना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला चरण है उसका आयोजन कहाँ हुआ, लद्दाख में। तो आपको मेनली ये याद रखना है, और इसमें आपके लद्दाख, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये सब विजेता हैं लाइन से, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो कहाँ पे आयोजन हुआ, तो इसका जो है आयोजन हुआ था लद्दाख में। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जल्दी बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ से सिर्फ मेन उन चीज़ों पे फोकस करा रही हूँ जिससे कि आप आप टाइम ना वेस्ट करें, और अपने इसके साथ साथ आप एक पूरी बुक को ऐसे आप अपने आप से पढ़ोगे। ठीक है, और इस तरीके से आपके 2 से 3 वीडियो में आप इस पूरे करंट अफेयर्स वाले एरिया को कवर भी कर लोगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, भारतीय पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप देखिए। ठीक है, पंकज आडवाणी यशवंत क्लब में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप जीती। ठीक है, पंकज आडवाणी किस चीज़ से संबंधित है, स्नूकर से। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खिताब है इनका, और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है, पंकज क्लब में पंकज आडवाणी ने, यशवंत क्लब में पंकज आडवाणी ने। ठीक है, पंकज आडवाणी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये भारतीय स्नूकर और बिलियर्ड्स के प्रमुख खिलाड़ी हैं। 2003 में अपने पहले राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता था, ये भी याद रखना है। 17 गोल्ड मेडल जीते हैं बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में। ठीक है, और 2008 में उन्हें अर्जुन और पद्मश्री भी मिल चुका है 2010 में। तो इस तरीके से आपको पंकज आडवाणी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ATP चैलेंजर टूर, ATP जो आपकी प्रतियोगिता होती है ये किससे संबंधित होती है, तो ये सब टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है चेन्नई ओपन और दिल्ली ओपन, इनमें अक्सर आपसे विजेता पूछता है। ठीक है ना, तो जो चेन्नई ओपन और दिल्ली ओपन है इन दोनों के हैं किरियन जैक्विट, आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। और पुणे ओपन के हैं आपके डालिबोर स्वरसिना। तो ये 3 आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए जिन पे मैंने टिक कर रखा है वो सभी इम्पॉर्टेंट है और आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इनके आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हो, या आप ऐसे ही इस वीडियो को बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, आपको ऐसे याद हो जाएगा। 86वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, 86 नंबर की है, 86 नंबर की है सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, सूरत गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में किया गया। अब क्वेश्चन यहाँ से, दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम कहाँ है, सूरत गुजरात में है। ठीक है, महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इसमें दिया चितले ने जीता है, और पुरुष एकल का जीता है मानुष शाह ने। ठीक है, टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात हो रही है, ज़रूर याद रखिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1926 में। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक माइंड में रखना है। हॉकी की बात कर लेते हैं, तो 6वां पुरुष हॉकी इंडिया लीग, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है उड़ीसा में, राउरकेला में, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। या इस हॉकी टूर्नामेंट में पहली बार महिलाओं का भी इवेंट शामिल हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है। विजेता की बात करें तो श्राची राड बंगाल टाइगर्स की हैं,
पुरुष लीग में, है ना, सांची राड को दिया गया है और महिला में ओडिशा वॉरियर्स को। ये दोनों आपको याद रखना है। और यहाँ पे दिया गया है कि पहली बार महिलाओं का इवेंट भी शामिल हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टाटा स्टील मास्टर्स 2025। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का जो 87वां संस्करण जीता है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि प्रज्ञानंद का नाम याद रखना है, जिन्होंने टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है। और वहीं बात कर लेते हैं तो विश्वनाथन आनंद जो है इसे जीत चुके हैं पहले। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है 5 बार यह खिताब जीत चुके हैं। टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता यह नीदरलैंड में आयोजित एक वार्षिक शतरंज प्रतियोगिता है। ठीक है ना, शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है। ठीक है, विंबलडन आपको पता है ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह शतरंज का विंबलडन किसे कहते हैं? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। टाटा स्टील शतरंज चैंप प्रतियोगिता को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये नीदरलैंड में आयोजित की जाती है। ठीक है, कहाँ आयोजित की जाती है? नीदरलैंड में। तो इस तरीके से आपके जो खेल वाले थे आपने देखे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ डाटा पर। देखिए, सड़क परिवहन, और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आप 2 से 3 वीडियो में इस पूरे जो मार्च का करंट अफेयर है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है 2024-25। इसके अनुसार भारत विश्व में जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क के मामले में, है ना, भारत किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पे। देखिए, वहाँ पर मैंने उन्हीं चीज़ों को टिक किया है जो आपके लिए ज़रूरी है, आप सिर्फ उसी पर फोकस करिएगा। ठीक है, तो भारत दूसरे नंबर पर है। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की। तो 2014 से इतने जो 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 1.46 लाख किलोमीटर, ठीक है, हो गया है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार में अगर क्वेश्चन पूछे आपसे तो 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की रिपोर्ट है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 24-25 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24% से बढ़कर वर्ष 2024 में 48% हो गया। ठीक है, भारत का जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो 2024 में कितना हो गया है? 48.8% हो गया है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है आपका सामाजिक सुरक्षा पर व्यय। ठीक है, भारत GDP का 5% खर्च करता है किस पे? सामाजिक सुरक्षा, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर बाकी जितने भी सोशल चीज़ें होती हैं, ठीक है, सोशल जो हम वो प्रोवाइड करवाती है सरकार आपको, तो GDP का 5% उस पर खर्च करती है सोशल सिक्योरिटी पर। बेरोजगारी दर की बात कर लेते हैं तो 2017-18 में 6% से घटकर 23-24 में 3.2% हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है? बेरोजगारी दर जो है वो 2023-24 में 3.2% हो गई है। और श्रम बल भागीदारी आपकी 60.1% हो गई है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखिएगा। फिर है इंटरनेट बंदी। ठीक है ना, अभी हाल ही में इंटरनेट शटडाउन की काफ़ी बार हुआ है, तो उस पर रिपोर्ट आई है। 2024 दुनिया के 54 देशों में इंटरनेट बंदी की 296 घटनाएं हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी घटनाएं हुई हैं? 296 घटनाएं हुई हैं। भारत की स्थिति 84 शटडाउन के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में 84 शटडाउन हुए हैं और किस नंबर पर है? इंटरनेट बंदी के मामले में दूसरे स्थान पर है। शीर्ष में है आपका, पहले स्थान पर है म्यांमार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। ठीक है ना, ये कितना है राशि में? तो 2.46 लाख करोड़। ये आपको याद रखना है, 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। फिर है इनमें से 55% खाता धारक महिलाएं हैं। कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 55.7% खाता धारक आपकी महिलाएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। देखिए, यहाँ से आपको इस योजना से हर चीज़ नहीं याद रखनी है, बट यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई चीज़ आपसे
मेंशन की गई है, अगर उसके बारे में डिटेल में दिया जा रहा है तो आपको ये याद रखना है कि आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में वो कब आई, उसमें क्या प्रावधान है, उसे याद रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई, ठीक है। अटल पेंशन योजना कब आई, उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बातें दी गई हैं, कौन कौन से सुविधाएं दी गई हैं, वो सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसे आप खुद से सर्च करिएगा, वरना मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी एक एक करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, है ना, अब यहाँ पे कुछ महिलाओं से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। देखिए, भारत में 1990 से 2021 तक आत्महत्या की जो मृत्यु दर है घटकर 31.5% हो गई है, ठीक है। अगर लिंग आधारित आत्महत्या की तुलना करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक गिरावट देखी गई, यानी कि महिलाएं कम, पुरुष ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर प्रतिशत में देखें तो जो प्रतिशत दर है वो कभी ज़्यादा होती थी, जो कि अब घटकर 31.5% हो गई है। फिर नेक्स्ट है आपका बिजली उपभोग के मामले में, ठीक है। बिजली उपभोग के मामले में चाइना सबसे बड़ा बिजली उपभोग बन गया है ना। बिजली का सबसे ज़्यादा कंजप्शन कौन करता है, चाइना करता है, फिर अमेरिका और बाकी के देश, ठीक। CO2 उत्सर्जन की बात करते हैं तो 2024 में 1% की वृद्धि के बाद 2025 से 27 तक ये स्थिर रहने की संभावना है, ठीक है। 2024 में 1% की वृद्धि हुई, आगे ये स्थिर रहने की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा 2025 से 27 तक वैश्विक बिजली मांग की 95% पूर्ति सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत से होगी, है ना, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं बिजली ताप विद्युत क्षमता की, तो 2032 तक 283 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, ये याद रखना है डेटा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2032 तक कितने गीगावाट होगी, या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा 283 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, ये कब तक घोषणा की गई है, तो 2032 तक, ठीक। फिर बात कर लेते हैं कोयले का योगदान, तो 2024 में भारत के विद्युत मिश्रण में 74% रहेगा आपके कोयले का योगदान, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब संक्षेप में कुछ चीज़ें दी गई हैं, इन पर बात कर लेते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पर 2 से 3 वीडियो में आपका पूरा मार्च का करंट अफेयर्स आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। शेगो गायले, ठीक है ना, इनका नाम है शेगो, इनको प्रोनाउंस आप ऐसे करेंगे, शेगो गायले। 2025 में लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है, ठीक, महिला है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला है, ठीक है। 2016 की विजेता कैंडिस अब्राहम्स के बाद दूसरी दक्षिण अफ्रीकी बनी है, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पहली अश्वेत महिला है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को मेंशन किया है जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। शेगो गायले जो है मिसेस वर्ल्ड के 40 साल के इतिहास में पहली अश्वेत विजेता बनी है, बार बार इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय छात्र विश्वा राजकुमार ने 13.50 सेकंड में 80 क्रम रहित संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को याद करके मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 जीत ली है। मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है, तो विश्वा राजकुमार ने। देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, इन्होंने 13 सेकंड में 80 संख्याएं याद कर ली, और 8 सेकंड में 30 जो चित्र हैं उनको अपने माइंड में, मतलब एक उसकी मेमोरी, मतलब उसका एक चित्र बना लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है ना, अमेज करने वाला आपका ऐसा मोमेंट है, ठीक है। तो इसे आप याद रखना है, इनका नाम विश्वा राजकुमार। फिर है मनु भाकर, ठीक, निशानेबाज है, भारतीय पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सोमवार को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो BBC इस इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, मनु भाकर को। किससे संबंधित है, निशानेबाजी से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको याद करना है, नेक्स्ट है आपका शक्तिकांत दास, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर बात करेंगे। शक्तिकांत दास जो है आपके सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास कौन थे, ठीक है,
आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। कौन थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे शक्तिकांत दास। ठीक है, अब इनको नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में, इनके पहले सचिव कौन थे आगे उन पे भी बात करेंगे, ये सचिव दूसरे नंबर के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसे? शक्तिकांत दास को। इनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले समाप्त हो जाए तब तक रहेगा। फिर बात कर लेते हैं इनके पहले वाले सचिव, एक और सचिव जो है उनका नाम क्या है, तो पीके मिश्रा के साथ ये काम करेंगे, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 1 का पद संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। शक्तिकांत दास जो है वो किस नंबर के आपके गवर्नर थे, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं रेखा गुप्ता की। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग में विधायक निर्वाचित हुई। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले 3 महिलाएं इस पद पर रह चुकी हैं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी। ठीक है, इस पद पर रह चुकी हैं। 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद महिला और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। किसने? रेखा गुप्ता ने। ठीक है, उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद की। ठीक है, तो रेखा गुप्ता का नाम याद रखना है, ये दिल्ली की नई सीएम है। डॉक्टर विवेक जोशी। विवेक जोशी क्या है? हरियाणा कैडर के आईएएस हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या है, ये चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको क्या याद समझ में आता है? इन सब चीज़ों से आपको ये समझ में आता है कि एक तो आपको चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये पता चल गया। दूसरी चीज़ यहाँ से आपको पॉलिटी में आपको अब क्या करना है, आपको चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखते रहिएगा। ठीक, वी अनंथा नागेश्वरम, ये कौन है? तो ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरम का कार्यकाल 2027 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि आपको इसे याद करना है। फिर है नेक्स्ट आपका, है ना, ठीक है, बढ़ा दिया गया है। आप बात करते हैं इस पे। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नागेश्वरन क्या करेंगे, हर साल केंद्रीय बजट से पहले देश का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्ञानेश कुमार, आई होप आपको मेरी आवाज़ भी साफ आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। ज्ञानेश कुमार क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत पहली नियुक्ति है, ये भी याद रखना, पहली नियुक्ति है तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं तुलसी गबार्ड की। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुई हैं। ठीक है, अमेरिका की विभिन्न खुफिया एजेंसी में काम देख रेख इनमें गबार्ड का नामांकन कुल बहुप्रतीक्षित अंतिम सीनेट वोट दिया मिला है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर ये रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई खुफिया निदेशक नियुक्त हुई हैं। ठीक है, प्रिंस रहीम अल हुसैनी उनके पिता की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता यानी नए आगा खां के रूप में इनको नियुक्त किया है। ठीक है, आगे आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप इसमें देखेंगे। ठीक है, इसे आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बार्ट डी वेवर कौन है? तो ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनका नाम आपको याद रखना है। और किसकी जगह पर ली है? तो अलेक्जेंडर डी क्रू का स्थान लिया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देश मिला है बेल्जियम। अब बेल्जियम की कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरस्कार से, विशालाक्षी पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है ना, विशालाक्षी पुरस्कार 2025 भाग्यश्री पाटिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी योगदान और गतिशील नेतृत्व को मान्यता देता है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में यह सम्मान प्रदान किया गया है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है, वार्षिक ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। किस नंबर के हैं? 67 नंबर के हैं। और ये कब दिया गया है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, यानी कि आपका वेटलैंड डे, ठीक है, वेटलैंड डे। वेटलैंड के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आपको एक आइडिया होता है बेसिक कि आपको किन किन चीज़ों को ऐड करना है और किन किन चीज़ों को आगे आपको पढ़ना है ना। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस जनरल स्टडी के भी निकलते हैं। आगे चलते हैं। जो ग्रैमी अवार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें एल्बम ऑफ द ईयर आपसे पूछेगा तो काउबॉय कार्टर को मिला है, ठीक है, बेयोंसे के लिए। फिर है आपका सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये नॉट लाइक अस इसके लिए दिया गया है। इसके गीतकार हैं कॉन्ड्रिक लैमर, ठीक है। उसके बाद बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, इसको मैंने टिक नहीं किया है, सॉरी, लेकिन इसको आप याद कर सकते हैं, एस्प्रेसो, ठीक है ना, सबरीना कारपेंटर के लिए एस्प्रेसो को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेविस हेड ने वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल जीता है, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उच्च सम्मानित व्यक्तिगत पुरस्कारों में से है, ठीक है। एनाबेल सदरलैंड बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीता है, ठीक है। एनाबेल सदरलैंड ने बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर याद रखना है। बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? एनाबेल सदरलैंड ने, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अन्य पुरस्कार हैं इसी से रिलेटेड, तो आगे आपको दिखाती हूँ मैं। इसी में आपका जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार है, इसमें पूछ सकता है कि महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बेथ मूनी को दिया गया है, और ब्रेडमैन यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सैम कॉन्स्टास को दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मैंने जिन पे टिक किया है वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर है स्कॉच पुरस्कार, तो स्कॉच पुरस्कार जो है ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब BCCI के वार्षिक पुरस्कार हैं, इनको देख लीजिए आप, पीछे भी आप देख चुके हैं बट इसे देख लीजिए एक बार और। हैदराबाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI 2023-24 के लिए BCCI वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पाली उमरी गर्ग अवार्ड, जो कि अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, दिया गया है। उसके बाद स्मृति मंधाना को क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अभी पीछे हमने पढ़ा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, और यहाँ पे दिया है कि जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला है ना, स्मृति मंधाना। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार, ठीक है ना। ये किसको दिया गया है? पहली चीज़ तो ये कविता पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है, 10वें नंबर का, और ये दिया गया है बद्री नारायण को, है ना, बद्री नारायण को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इसे प्रदान किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के साथ बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और कई सारे सम्मान से इनको नवाजा जा चुका है। तो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों में झांकियों का स्थान, ठीक। यहाँ पर बात कर लेते हैं झांकियों की, तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है उत्तर प्रदेश की, यानी कि महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये भी आपको याद रखना है, उसका जो स्लोगन होता है। दूसरा स्थान मिला है त्रिपुरा को, त्रिपुरा में शाश्वत श्रद्धा, ठीक, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खची पूजा, है ना। तीसरा आंध्र प्रदेश, एटिकोप्पा बोम्मलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है तीनों नाम, पहला यूपी का, दूसरा त्रिपुरा का और तीसरा आंध्र प्रदेश का है। केंद्रीय मंत्रालय या विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांसी की बात कर लेते हैं तो जनजाति कार्य मंत्रालय की है, और वहीं पे बात कर लें अगर सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की तो जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल की। नेक्स्ट है आपका कुछ निधन, जैसे आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि अयोध्या के जो श्री राम मंदिर है उसके मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, ठीक है, इनका निधन हो गया है 85 वर्ष की अवस्था में, और 1992 में उनकी नियुक्ति रामलला के मुख्य पुजारी के रूप में हुई थी, ठीक है। सत्येंद्र दास को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी 2024 को पुनः मुख्य पुजारी के रूप में रखा गया था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैम नुजोमा, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो इसे आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की गुलामी से नामीबिया को स्वतंत्र कराया था इन्होंने, और देश का राष्ट्रपिता भी माना जाता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आगा खां चतुर्थ, यानी कि अभी आपने पीछे पढ़ा एक नाम है ना, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है प्रिंस रहीम अल हुसैनी, ठीक है ना। यहाँ पे तभी मैंने आपसे कहा था कि आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, आगे आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। देखिए, इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खां चतुर्थ का निधन पुर्तगाल में हो गया है। उन्हें 20 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु घोषित किया गया था, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर है आपका सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव, ये दिल्ली में हुई है। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव पहला संस्करण का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे, दिल्ली में, जिसमें भूटानी पीएम त्शोरिंग तोब्गे एक प्रमुख प्रतिभागी होंगे। 2 दिन की कॉन्क्लेव थी, आपको याद रखना है, 21 से 22 फरवरी, ठीक। फिर है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात गांधीनगर में। बस इतना ही इससे आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, आप एक बार देख सकते हैं इनको, बट मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उन्हीं चीज़ों पे मेन फोकस करिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपका जो फोकस है मेन चीज़ पे फोकस करके और उसकी पूरी डिटेल पढ़ लीजिए, है ना। इस तरीके से आप पूरी बुक को कवर भी कर सकते हैं और आप एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं साइक्लोन की, कुछ साइक्लोन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। भारत और मिस्र, साइक्लोन है क्या यहाँ पे, तो भारत और मिस्र ने 10 से 24 फरवरी 2025 को साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, ठीक है। 14 दिन तक चला ये, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होता है ये, तो इतना आपको याद रखना है। और ये क्या है, तो ये जो है साइक्लोन 2025 का प्राथमिक उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है, ठीक है। इस तरीके से अब बात है अभ्यास विंग्ड रीडर। देखिए, भारतीय सेना ने हाल में एक्स विंग्ड रेडर नामक प्रशिक्षण अभ्यास पूरा किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय सेना और IAF दोनों की क्षमताओं में सुधार करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान, ये कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ आपको और देखने को मिली है, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का ये अभियान है स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा। दूसरी चीज़, इसके CM कौन है, विष्णुदेव साय। अब इसी तरीके से आपको इनको एक एक जगह पे नोट करते चलना है, किस राज्य के कौन से CM हैं, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जशपुर जिले में स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान IIT बॉम्बे के सहयोग से IIT बॉम्बे जशपुर पोषण मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस होता है। फिर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस होता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिला एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 13 फरवरी को होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपने काफ़ी चीज़ों को देखा समझा, ये पहला वीडियो था। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के डिटेल्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे और सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।